हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं जिज्ञासा यादव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज की छठी क्लास है जिसमें हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ 3-4 नियम देखे थे व्यंजन संधि के और कुछ लगभग 3 नियम और बचे हुए हैं। आई थिंक हमने 4 नियमों के बारे में पढ़ा था और 3 नियम अभी भी बचे हुए हैं। उन तीनों नियमों को आज हम कंप्लीट करेंगे जिससे व्यंजन संधि हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 4 नियमों के बारे में व्यंजन संधि के। कुछ याद भी है या भूल गए आप लोग, पता नहीं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन, सिर्फ नियम बताऊंगी, अब उसको फिर से एलाबरेट करती मैं नहीं बैठूंगी। पहला हमारा नियम क्या था? 1-3 का नियम। दूसरा था हमारा 1-5 का नियम। तीसरा था हमारा तत्व की संधि, है ना, जिसमें हमने 2 तरह से तत्व की संधि पढ़ी। और चौथा था हमारा म का नियम, और इसे भी हमने 2 प्रकार से पढ़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे 5वें नियम में, व्यंजन संधि के 5वें नियम में, जो कि है व्यंजन संधि का 5वां नियम कहता है कि जब भी संधि में स्वर की संधि, ठीक है, छ से होती है, सॉरी, छ से होती है, कोई भी स्वर जिसकी संधि छ से हो रही है, तब इन दोनों के मध्य में च वर्ण का निर्माण होगा। आया समझ में? जब भी समझ लीजिए कि कोई भी स्वर है, अस्वर है, अ के साथ मैं छ की संधि कर रही हूं, तो मुझे रिजल्ट में अच मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य च वर्ण का निर्माण होगा। ठीक, इतना आसान है ये हमारा 5वां नियम कहता है। ठीक है, और इसे ही हम जो है गर्भित वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी था नहीं, इसने किसी को बदला नहीं, इसने किसी को ना हमने एलिमिनेट किया है, ये बस अपने आप मध्य में आ गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं गर्भित वर्ण। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। स्व, धन, छंद। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये तो व है, हमने वर्ण विन्यास सीखा था, आधा व और अ स्वर इसमें जुड़ा हुआ है, और इधर आ गया छ, है ना। तो अ और छ के मध्य च वर्ण का निर्माण होगा, जिससे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? यहां कुछ भी बदलेगा नहीं। ठीक है, स्वच्छंद, है ना, व और छ के बीच में, मतलब अ एक स्वर है और छ के बीच में आ गया च, तो स्वच्छंद। ये कहता है हमारा व्यंजन का 5वां नियम। ठीक है, लक्ष्मी, धन, छाया। ई, है ना, बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद आ रहा है छ, स्वर के बाद छ, यानी कि बीच में आएगा च। लक्ष्मी छाया। ठीक है, प्रतिच्छाया, ये तो बहुत ही इजी था, है ना, बस आप लोगों को याद रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है। प्रतिच्छाया, आप लोग इसका विच्छेद करिएगा। आच्छादन बहुत आसान है, बस च को हटा देना है ना, आच्छादन।
और परिच्छेद। ये था हमारा व्यंजन संधि का 5वां नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने छठे नियम की तरफ। ठीक है, अब व्यंजन का छठवां नियम कहता है, यदि अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर, ठीक है, इनके अतिरिक्त मतलब ये नहीं आना चाहिए, अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और उसके बाद उसके सामने हमें स देखने को मिले, तो वह स जो है वो श में बदल जाएगा। ये कहता है व्यंजन का छठा नियम कि अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर की संधि जब स से होती है तो स जो है अपने आप को श में बदल लेता है। ठीक, वी धन सम, ई आ गया है ना, छोटी ई, व धन छोटी ई, तो छोटी ई के सामने अभी हमने कहा अ या आ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर चलेगा, तो छोटी ई के सामने हमें मिल गया स, तो स को हम किस में बदलेंगे, श, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, विषम। ठीक है, ये है हमारा व्यंजन का छठा नियम। सु सुप्ति। ठीक है, ऊ, छोटी ऊ के सामने फिर से हमें स मिल गया एक स्वर के सामने, तो इस स को हम श में बदलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सुषुप्ति। ठीक है, कितना आसान है। सुषमा। ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, स है, पहले तो हमें यहाँ छोटी ऊ की मात्रा दिख रही है, मतलब उसके सामने स ही रहा होगा, है ना, स ही रहा होगा, इसीलिए छोड़िए, ये श पूरा है ना, श स रहा होगा, इसीलिए वह श में बदला है, क्योंकि हम जानते हैं कि छठवां नियम तो यही कहता है कि जब अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और उसके सामने स हो, तब वह स अपने आप को श में बदल लेता है, और ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए सुषमा का संधि विच्छेद सुधन समा। ठीक है, वैसे ही निषिद्ध। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, नी, ये हो गया छोटी ई की मात्रा जो कि है एक स्वर, तो स्वर के बाद हमें श देखने को मिल रहा है, मतलब पक्का यह जो है पहले स रहा होगा, है ना, इसीलिए वह श में बदल चुका है, तो निषिद्ध का संधि विच्छेद होगा नी धन सिद्ध। हमने जो है छठा नियम भी पूरा कर लिया, समझ में आ गया है ना, छोटे छोटे से नियम है, इसलिए आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि भले कुछ कठिन नियम होते लेकिन एक या दो ही होते तो आप लोग अच्छे से याद कर लेते, लेकिन बहुत ही आसान आसान नियम है और थोड़े ज्यादा नियम है, इसलिए आपको सब कुछ याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने 7वें नियम की तरफ। ठीक है, तो हमारा 7वां नियम क्या कहता है, व्यंजन का 7वां नियम कहता है कि जब र या फिर ऋषि की री या फिर श या फिर श, इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनके बाद अगर कोई स्वर आता है और स्वर के तत्पश्चात हमें
न देखने को मिलता है। ठीक है, र, री, श, स, इनके बाद स्वर आता है संधि में, और स्वर के बाद हमें उसके बाद ही तुरंत न देखने को मिलता है। तो न जो है अपने आप को ण में बदल लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे ऋषि का री, जो कि खुद एक स्वर है, तो इसीलिए अगर इस री के बाद स्वर ना भी आए, ठीक है, तब भी न जो है और उसके बाद न आ जाए, समझ लीजिए ये है। फिर मान लीजिए कि स्वर नहीं आया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खुद एक स्वर है, और उसके बाद न आ गया, ठीक है, तो भी न अपने आप को अण में बदल लेगा, है ना। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भर, धन, अन, ठीक है, र आया, र के सामने एक स्वर आया और स्वर के तुरंत बाद हमें न मिल गया, तो न किस में बदल जाएगा? अण में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? भ, र में स्वर जुड़ गया, अ स्वर जुड़ गया तो र पूरा हो गया, और न बदल गया अण में। ये हो गया भरण। ठीक है, फिर हमारे पास है तरण। जल्दी से वर्ण विन्यास कर लेते हैं, ये बहुत आसान तरीका होता है, बहुत लोग देखकर ही पहचान जाते हैं, है ना। अ, ण, ठीक, ण को पूरा लिख देती हूं मैं। तो हमें र देखने को मिल रहा है ना, अ भी देखने को मिल रहा है, और ये ण में बदल गया है, मतलब जब हम विच्छेद करेंगे तो कुछ यूं होगा। अ, मतलब जब हमारी संधि हुई थी तो हमें ण मिला था, और अभी हम जब विच्छेद कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि र भी है और अ भी है, तो इसीलिए हमारे नियम के हिसाब से र के बाद अगर स्वर आया है तो इसके बाद पक्का न ही रहा होगा, तभी वह न जो है वह ण में बदला। तो तरण का संधि विच्छेद ये हुआ। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दिमाग लगाना है कि अगर विच्छेद करके दिया जाता है तो भी आप शब्द को पूरे अच्छे से लिख पाए, और सिर्फ शब्द देकर आप लोगों को उसका संधि विच्छेद करने को दिया जाता है तो भी आप कर पाए, आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए एक एक नियम को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी जो व्यंजन संधि है वो पूरी होती है। ठीक है, हमारी व्यंजन संधि यहाँ पूरी हुई। हमने इसके पिछली क्लास में हमने 4 नियम पढ़े थे, एक 3 का नियम, एक 5 का नियम, तत्व संधि और म का नियम, और आज हमने 5वां नियम पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि स्वर के बाद जब छ आया तो उन दोनों के मध्य च का निर्माण हुआ। जब अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर था और उसके सामने स जुड़ गया आकर, तो वो जो स है वो श में बदल गया। और हमारा 7वां नियम कहता है कि जब र, री, श, श के बाद स्वर आए और स्वर के तत्पश्चात न आए तो वह न जो है अण में बदल जाएगा। ठीक है, री के बाद स्वर ना भी आए तो भी न जो है ण में बदलेगा, क्योंकि ये ऋषिकारी जो है वो खुद एक स्वर है। इतना आसान था, आप लोग याद कर सकते हैं। एक दो बार रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगा, और कभी भी आप संधि में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हमारी व्यंजन संधि होती है कंप्लीट। तो अब हमारे पास क्या बचता है? हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया, हमने व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया, तो तीसरी संधि कौन सी थी? विसर्ग संधि। तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि के भी कुछ छोटे छोटे नियम हैं, जिन्हें शायद अगर आज की क्लास में कंप्लीट नहीं भी होती है
तो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो ना जाए, ताकि आप लोग भी देखते देखते बोर ना हो जाएं। ठीक, तो विसर्ग संधि चलिए पढ़ते हैं ऐसे। सबसे पहले तो विसर्ग संधि की परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, कि जब भी कोई विसर्ग वर्ण, कोई सा भी हो सकता है, हम आ ही ले लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई विसर्ग वर्ण की संधि किसी भी स्वर या व्यंजन से हो और शब्द में उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, जब किसी भी विसर्ग वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो शब्द में उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। ठीक है, पहला नियम, कलर मैं बदल देती हूँ। ठीक, विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद क, प, फ या फिर ख हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? विसर्ग के पहले अ या आ हो, ठीक है, उसके बाद विसर्ग हो, फिर विसर्ग के बाद या तो क हो या प हो या फ हो या फिर ख हो, तो विसर्ग में जो है कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब कंफ्यूज मत होना कि विसर्ग को हटा के हमने कोई भी अपना ही अलग से शब्द बना लिया। इसके मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। अंतः धन करण, ये कलर बहुत डल लग रहा है क्या? ओके, चलो रेडी कर लेते हैं। अंतः धन करण, विसर्ग के पहले हमको स्वर दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये है हमारा वर्ण विन्यास, और उसके बाद है विसर्ग, है ना? विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? क। हमारे इसमें है, इन चारों में से एक वर्ण यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कहा गया कि विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों उसे जोड़कर लिख दिया जाएगा। अंतःकरण, ठीक है, समझ में आया? तो इसका संधि विच्छेद करना भी कितना आसान है। अंतःपुर, अंतः धन पुर, क्यों? क्योंकि यहाँ विसर्ग के पहले हमें एक स्वर मिला, है ना? विसर्ग के पहले ये स्वर मिला और विसर्ग के बाद हमें प मिला है, प वर्ण मिला है, इसीलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, ज्यों का त्यों अंतःपुर लिख दिया गया। ठीक, प्रातः धन काल, प्रातः, सॉरी, प्रातः काल, मुझे लगा मैं विच्छेद कर रही हूँ। प्रातः काल, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को मैं दूसरे कलर में लिख देती हूँ। जैसे कि नमः धन
कार। एक्सेप्शंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो है विसर्ग संधि से एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं, अपवाद से। क्योंकि नियम हमको पता है कि क्या है ना। नियम हम लोग को समझ में आ गया कि भाई विसर्ग के पहले स्वर है और विसर्ग के बाद जो है क प प सॉरी क प फ और ख आ रहा है, मतलब हमको ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले स्वर भी है ना, ये अस्वर भी है और विसर्ग के बाद क भी आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा नमस्कार। ठीक है, विसर्ग जो है आधे स में बदल गया। एक्सेप्शंस तो आप बिल्कुल एक एक नोट करके चलिए। ये था हमारा पहला अपवाद। तिरह, बहुत बार आएगा कि नमस्कार का संधि विच्छेद कौन सा है, तो आप जो ऑप्शन में अगर नमःकार लिखा होगा आप सोचेंगे कि अरे नहीं, ये तो विसर्ग के पहले अ आ रहा है, स्वर आ रहा है और उसके बाद क आ रहा है, तो नमः धनकार नमस्कार का तो संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए आप लोगों को अपवाद जानना जरूरी है। नमस्कार का संधि विच्छेद है नमः धन कार। तिरह धन कार। तिरस्कार। ठीक। भा धन कर। भास्कर। ये सब तो आप एक बॉक्स में बना लीजिएगा दूसरे कलर के पेन से, ताकि अच्छे से आप लोगों को याद रहे। पुरह धन कार। पुरस्कार। ये स्पेलिंग भी देख लो भाई, बहुत बार शब्द शुद्धि में पुरस्कार को पूछा गया है और बहुत लोग पुरस्कार पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं, सही होता है पुरस्कार। ठीक, एक और बहुत ही कॉमन वर्ड है आशीर्वाद, को भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि शब्द शुद्धि में भी पूछा गया है और जो है संधि में भी पूछा गया। तो आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए। बहुत लोग जो हैं उन्हें लगता है कि आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये सरासर गलत है। शी के बाद हम र प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, र का उच्चारण शी के बाद हो रहा है और उसके बाद वाद। ठीक है, तो पहले री फिर वा, मतलब वा में जो है ऊपर री की मात्रा लगेगी, ये सही है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? आशीह धन वाद। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन नहीं है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को नियम पढ़ाया, ये बस जैसे मैं पुरस्कार देख रही थी तो मुझे याद आ गया शब्द शुद्धि से, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। आशीर्वाद, आशीह धन वाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, विसर्ग संधि का दूसरा नियम। तो विसर्ग संधि का दूसरा नियम कहता है कि पहला नियम देख लेते हैं, अ या फिर आ, इन स्वरों के बारे में हमने देखा, इन दो स्वर के बारे में, कि उसके बाद आया विसर्ग, उसके बाद क प फ ख। तो अब अ या फिर आ के अतिरिक्त जो अन्य स्वर हैं, ठीक है, अ या आ के अतिरिक्त, मतलब ये दोनों स्वर नहीं आने चाहिए। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, उसके बाद अगर विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद क या प या फ या ख, इन चारों में से कोई भी एक वर्ण आता है, तो विसर्ग जो है वह श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम जिसमें अ और आ
दूसरे स्वरों को हम नहीं देख रहे थे, सिर्फ अ और आ, तो ज्यों का त्यों हम लिख दे रहे थे शब्दों को, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन जब अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो जो हमारा विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह, धन, कपट। ठीक है, विसर्ग आया, विसर्ग के पहले क्या आया है? छोटी ई की मात्रा, है ना? छोटी ई की मात्रा आई है और विसर्ग के बाद क्या आया? क। हमें इन चारों में से कोई भी एक वर्ण चाहिए था तो हमें मिल गया क। तो नियम क्या कहता है कि ये जो है श में बदल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? विसर्ग की जगह आधा श, निष्कपट। ठीक है, निष्कपट का संधि विच्छेद, निह धन कपट। आपको दोनों साइड का देखते हुए चलना है। निह धन कपट। दूसरा एग्जाम्पल, निह धन फल। फ मिल गया हमें, तो ये क्या हो जाएगा? निष्फल। ठीक है, कुछ उदाहरण आपके प्रैक्टिस के लिए। दुह धन कर्म। ठीक, दुह धन फल। निह धन पाप। ठीक, अब आप लोगों को संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए। निष्पंक, दुष्प्रकृति। ठीक है, इनका आप विच्छेद करेंगे, इतना आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके पास भी कुछ अपवाद है। ठीक है, अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है। अपवाद से सवाल पूछ लेगा तो क्या करोगे? सिर्फ नियम याद होगा, अपवाद नहीं। दुह धन ख, ये है इसका अपवाद। देखिए, विसर्ग भी है, विसर्ग के पहले छोटी ऊ की मात्रा है, मतलब स्वर है, अ आ नहीं है, अ आ के अलावा ये जो अन्य स्वर है। और विसर्ग के बाद क प फ ख, इन चारों वर्णों में से एक वर्ण भी हमें मिल गया है। फिर भी ठीक है, यहां पर हम ये जो विसर्ग है इसे श में परिवर्तित नहीं करेंगे, जब बल्कि इसे ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। दुख, ये था दूसरे नियम का अपवाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम की तरफ। ठीक है, और तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद संधि में च या छ आ जाए, या ट या ठ आ जाए, या फिर त या थ आ जाए। ठीक है, तो इस केस में जो है विसर्ग अपने आप को, अगर विसर्ग के बाद च या छ आ जाता है तो विसर्ग अपने आप को श में बदल लेगा। ठीक है, ट या ठ आ जाता है विसर्ग के बाद तो विसर्ग अपने आप को श में बदलेगा। ये विसर्ग का बदलाव हो रहा है ना, आप लोग च छ की जगह श मत लिख दीजिएगा, या फिर ट ठ की जगह श मत लिख दीजिएगा। और त या थ आ जाए तो विसर्ग जो है स में परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन किस में हो रहा है? विसर्ग में। ठीक है, च छ ट ठ ये सब कुछ नहीं बदल रहे, विसर्ग में बदलाव हो रहा है। ठीक, कह धन चित।
कह धन चित, विसर्ग आया, विसर्ग के बाद च आया, तो विसर्ग के बाद च आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? श में। तो अब हम क्या लिखेंगे? कश्चित, ऐसे लिखते हैं ना, कश्चित, आधा वर्ण उसके बाद पूरा वर्ण, तो उसकी जो छोटी ई की मात्रा है वो आधे वर्ण के सामने से लगाई जाती है। ठीक है, कश्चित निह धन चिंत, विसर्ग, विसर्ग के बाद च, तो फिर से हमारा जो विसर्ग है वो श में बदल जाएगा और हमें शब्द मिल रहा है निश्चिंत। ठीक है, कुछ शब्द आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। निश्चल, इसको आप लोग कैसे संधि विच्छेद करेंगे, प्रैक्टिस करिए। दुष्ट, धनुष्टंकार। ठीक है, निस्तेज, और एक लिख लीजिए निस्तार। इन सब का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। दुह धन तर। ठीक है, तो टाइम हो चुका है और आज की क्लास हम यहीं रोक देते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है विसर्ग संधि के बचे हुए नियमों को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आज 3 नियम पढ़े विसर्ग संधि के, और व्यंजन संधि के भी बचे हुए, आई थिंक हमने 3 जो बचे थे उन्हें पढ़ा, जिसमें हमने 5वां नियम पढ़ा, स्वर के बाद छ जिनके मध्य आ जाता है च। छठा नियम था व्यंजन का अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर और उसके बाद स, तो स परिवर्तित हो गया श में, है ना। 7वां नियम र री स श के साथ स्वर और उसके तत्पश्चात न, तो न ने अपने आप को बदल लिया ण में, और री क्योंकि खुद ही एक स्वर है ऋषि की री, तो इसलिए उसके बाद अगर न आ रहा है तो भी वह अपने आप को अण में बदल लेगा, उसे स्वर की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने पढ़ा विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि हम सभी जानते हैं कि विसर्ग, जब हम विसर्ग पढ़ भी रहे थे अम और अह के बारे में वर्णमाला में, तब हमने पढ़ा था कि यह सिर्फ एक पक्ष से संधि में भाग लेते हैं, है ना। हमेशा एक पक्ष में ही आपको विसर्ग दिखेगा, दूसरे पक्ष में विसर्ग नहीं दिखेगा। ठीक, तो जिसमें हमने पहला नियम पढ़ा कि अ या आ इन दोनों स्वरों के बाद जब विसर्ग आए और विसर्ग के बाद क या प या फ या फिर ख आए तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है, ये नियम है, और उन शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। कुछ अपवाद भी हमने देखे उसके। उसके बाद हमने उसका दूसरा नियम देखा जहां पर अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर और उसके बाद विसर्ग और उसके बाद विसर्ग के बाद संधि हो रही थी क या प या फिर फ या फिर ख की, तब जो विसर्ग है अपने आप को श में परिवर्तित कर रहा था, है ना। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, एक हमने अपवाद भी देखा। फिर हमने देखा विसर्ग का तीसरा नियम, जिसमें विसर्ग के बाद च या छ आ रहा हो तो विसर्ग अपने आप को श में बदल लेता है, विसर्ग के बाद ट या ठ आ रहा हो तो वह अपने आप को श में बदल लेता है, और विसर्ग के बाद अगर त या थ आ रहा हो तो विसर्ग अपने आप को स में बदल लेता है। ठीक है, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स उसके देखे और मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को दिया। तो यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम विसर्ग को पूरा करेंगे, विसर्ग संधि को। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने का। और जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, अगर आप लोगों से अच्छे से बन रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए, ताकि दूसरे आपसे सीख सकें, है ना। आपके आंसर्स से दूसरे लोग भी सीख सकें।
और बिल्कुल अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। अपनी तैयारी अच्छे से करिए।